So, hello everyone, how are you? I hope you are all very well. उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी रेगुलर कर रहे होंगे। नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलना। आज लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर 1 से लेकर के 8 तक जिन्होंने पीछे क्लास छोड़ दी है वो कवर कर लेना। लेक्चर जो 1 है ना, जो नए बच्चे हैं वो सुन लो। लेक्चर 1 में क्या है कि लेक्चर 1 में आपका कंप्लीट नहीं है, यानी कि पॉलिटी ये जो है शुरू से नहीं है उसमें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी 3-4 क्लास लगेंगी। तो आर्टिकल हमने वहाँ से शायद 80 से स्टार्ट किया है लेक्चर 1 में। तो मैं सोच रहा हूँ 1 से लेके 80 तक ये जो 2-3 क्लास हैं इसमें हम सारे आर्टिकल कवर कर लें। शुरुआत से संवैधानिक विकास से लेकर के फिर नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये यहाँ तक ये टॉपिक कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो सोच रहा हूँ कि ये वीडियो शायद संडे को यानी कि कल आ जाए। तो देख लेना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना और जिनका रिवीजन, जिन्होंने पढ़ लिया है वो रिवीजन कर लेना उससे। ठीक है, चलो देखता हूँ कल। और ये प्ले लिस्ट चेक कर लेना, ये यूथ की पीवाई की हिंदी वाली प्ले लिस्ट है और ये जो पॉलिटी अभी चल रही है ये उसकी प्ले लिस्ट है। बना दी है दोनों, जाके चेक कर लेना वहाँ से। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी सब्सक्राइब करो तुरंत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो का, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी तुमसे। और अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ये सर्च कर लेना या इस क्यूआर को स्कैन कर लेना, कुछ भी कर लो। ठीक है, आ जाओ कल वाले 5 क्वेश्चन करते हैं। जो कल लेक्चर हुआ था उसी क्लास के 5 क्वेश्चन है। देखते हैं 5 में से आप कितने सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन, सरकारी विधेयक को पेश करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को कितने दिन पहले सूचित करना पड़ता है? 6 दिन पहले, 7 दिन, 8 दिन या 9 दिन? तो सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक कौन सा विधेयक जिसको मंत्री पेश करते हैं? मंत्री। और ऐसा विधेयक जिसको मंत्री पेश नहीं करते उसको कहते हैं गैर सरकारी। गैर सरकारी। तो ये पूछ रहा है कि जो सरकारी विधेयक होगा उसको पेश करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से कितने दिन पहले परमिशन लेनी पड़ेगी? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, 7 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई गैर सरकारी विधेयक है तो इसको कितने दिन पहले, इसको 1 महीने पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन के बीच सामान्यतः कितने दिनों का अंतर होता है? तो आप सभी जानते हैं प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन के बीच लगभग 2 दिन का अंतर होता है। कितने दिन का? 2 दिन का। लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो तो क्या होगा, तो वो उसी दिन करवा सकता है दोनों वाचन उसी दिन, तो वहाँ कोई भी गैप नहीं होगा फिर। लेकिन सामान्यतः पूछा है तो कितना? 2 दिन। किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसके हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं? क्या प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष के, इनमें से कोई नहीं? तो देखो, ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, इन दोनों में कुछ ये मेंबर बैठे हैं, इसमें भी कुछ बैठे हैं। इन्हीं में से किसी एक ने एक पेपर पे कुछ लिखा और वो पेश कर दिया लोकसभा में, उसी का नाम हो गया बिल। क्या नाम हो गया? बिल। बिल का मतलब होता है विधेयक। क्या होता है? विधेयक। यही विधेयक लोकसभा ने देख लिया तो मंजूरी दे दी। अब ये विधेयक जाएगा किसके पास? ये जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने भी देख के मंजूरी दे दी। अब दोनों ने मंजूरी दे दी, अब ये जाएगा फाइनली किसके पास? अब ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब ये अभी तक तो विधेयक है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति इस पे साइन कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्ट। एक्ट का मतलब ये बन जाएगा कानून। कानून कह लो या अधिनियम कह लो। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108, कौन सा है आर्टिकल? 108 के तहत संयुक्त बैठक 108। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये तो तुम्हें पता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत करता है?
ये नहीं पता तो ये नोट डाउन कर लेना। आर्टिकल 118 का क्लॉज 4, आर्टिकल 118 का क्लॉज 4 इसके तहत इसके अध्ययन करता है। 110, 110 में क्या है, धन विधेयक। क्या है, धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा किसमें, 110 में है। 112 में, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट जिसे कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण क्या कहते हैं इसको, बजट कहते हैं। तो ध्यान रखना दोनों पॉइंट, ठीक है। चलें आगे। अब तक संयुक्त बैठक कुल कितनी बार हुई है, बताओ। 3 बार हुई है, सब जानते हो। कब कब हुई थी, एक हुई थी 1961 में, फिर एक 1978 में, फिर एक 2002 में। 2002 में जो तुम्हारा क्या नाम था, आतंकवाद निरोधी जो एक्ट था उसके लिए, और 1978 में बैंकिंग जो एक्ट था उसके लिए, 1961 में डाउरी निषेध अधिनियम उसके लिए, ठीक है। तीनों ध्यान रखना। अब आ जाओ, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। हाँ भाई, तो कल मैंने तुम्हें बताया था कि प्रथम वाचन होता है, यानी कि जैसे मान लो कोई विधेयक आया लोकसभा में, तो उस पर पहले प्रथम वाचन होगा। प्रथम वाचन, प्रथम वाचन का मतलब होता है कि जैसे ही लोकसभा में इसको पेश किया तो उसी को लगभग प्रथम वाचन मान लिया जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, जिसने भी प्रथम वाचन पेश किया है उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। जैसे वो चाहे तो जनमत संग्रह करवा सकता है, चाहे तो संयुक्त प्रवर समिति को भेज सकता है या प्रवर समिति को भेज सकता है। प्रवर समिति क्या होती है, जो उस विधेयक की जांच करेगी। ये जो बिल आएगा लोकसभा में, इसकी जांच कौन करेगी, प्रवर समिति करेगी, ठीक है। और प्रवर समिति तो करेगी, लेकिन प्रवर समिति के नीचे एक तदर्थ समिति होती है, तदर्थ समिति। और इस समिति में वो भी शामिल होता है जिसने जिसने विधेयक पेश किया है, उसी को तो जानकारी होगी विधेयक में क्या है, कैसे विधेयक पेश किया है, तो वही अच्छे से समझा पाएगा। पेश किया है, जिसने विधेयक पेश किया है, ठीक है। अब ये जो तदर्थ समिति बनी, ये अपनी रिपोर्ट देगी 3 महीने के अंदर, 3 मंथ के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। अब जब इसने रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट के बाद में क्या होगा, वो है यहाँ से स्टार्ट। रिपोर्ट के बाद विधेयक का प्रस्तुतकर्ता, जिसने भी विधेयक पेश किया है, वो निम्न में से कोई एक प्रस्ताव रख सकता है। और रिपोर्ट देने से पहले भी एक प्रस्ताव रख सकता था, रिपोर्ट आ गई कि रिपोर्ट के बाद भी एक प्रस्ताव रख सकता है। कौन सा, कह रहा है प्रवर समिति की रिपोर्ट पर विचार कर लिया जाए, यानी कि ये जो रिपोर्ट है इसी पे विचार कर लो, या समिति के पास विधेयक को पुनः भेजा जाए कि भाई गड़बड़ हो गई है कुछ, दोबारा से भेजो विधेयक समिति के पास। कह रहा है जनमत के लिए पुनः प्रसारित किया जाए, यानी कि रिपोर्ट आने के बाद कहे कि चलो जनमत के लिए पुनः प्रसारित करो, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उसके लिए। तो ये 3 तरीके के विशेष अधिकार उसको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद विधेयक एक एक चरण को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण यही होता है। अभी क्या कह रहा है, जैसे मान लो ये विधेयक है, अब रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट के बाद इसको फिर से उठाया जाएगा। अब इसकी एक एक लाइन को चेक किया जाएगा, कौन सी लाइन वैलिड है कौन सी इनवैलिड है, एक एक लाइन को चेक किया जाएगा। कह रहे नहीं, एक एक चरण को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, कौन सा वैलिड पॉइंट है कौन सा इनवैलिड पॉइंट है, वो सब छांटे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चरण यही होता है। अब आ जाए तृतीय वाचन, दो दो वाचन हो गए। तृतीय वाचन, इनमें केवल मूल सिद्धांतों पर पुनः बहस होती है, यानी कि जो विधेयक था वो किसके ऊपर था, उन सिद्धांतों पर बहस होती है। भाषा से संबंधित संशोधन किए जाते हैं कि लैंग्वेज सही नहीं है इसकी, तथा उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तो एक सदन में तीनों वाचन होने के बाद दूसरे सदन में भेज दिया गया क्या, विधेयक को।
अब दूसरे सदन में जाने के बाद कह रहा है कि यदि दूसरा सदन भी विधेयक को पारित कर दे तो उसे राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेज दिया जाएगा, जहां पर राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे। यदि कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किसके तहत? आर्टिकल 108 के तहत। मान लो कोई बाधा उत्पन्न हो गई विधेयक में, तो फिर क्या होगा? संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। किसके तहत? 108 के तहत। यदि सदन अपने पास बिल को 6 मंथ तक रोक के रखता है, तब भी ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो ये तो बात मैंने पहले ही बता दी थी तुम्हें कि कोई भी सदन अगर 6 महीने तक अपने पास विधेयक को रोक लेता है, तब भी ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाएगी। ठीक है, तो याद होगा पीछे वाला। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। जब विधेयक हमने पेश किया तो प्रथम वाचन में, द्वितीय वाचन में विधेयक की जांच होती है, जांच भी वो रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट के बाद पुनः जांच होती है और उसके एक एक पॉइंट को चेक किया जाता है। द्वितीय वाचन सबसे इम्पोर्टेंट यही है, द्वितीय वाचन। फिर तृतीय वाचन में उसको वापस से क्या किया जाता है? उसको वापस से देखा जाता है कि क्या सही है क्या है। ठीक है, बात आई समझ में? नहीं आई? आगे देखो। यदि लोकसभा का विघटन हो जाए, विघटन का मतलब समझते हो? यानी कि अगर लोकसभा जो है तुम्हारी उसका विघटन हो जाए, विघटन मतलब भंग हो जाए लोकसभा, तो बिल व्यपगत, यानी कि व्यपगत का मतलब होता है समाप्त हो जाता है, तो बिल क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। इस कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता, लेकिन आर्टिकल 108 के क्लॉज 5 के तहत ज्वाइंट मीटिंग की सूचना के बाद लोकसभा का विघटन होता है तो संयुक्त बैठक होगी। अब समझो ये दोनों पॉइंट ध्यान से। कह रहा है कि अगर लोकसभा आई और ये है राष्ट्रपति और ये है राज्यसभा, कोई भी लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हुआ, अब दोनों में टकराव हो गया, मतभेद हो गया दोनों में। अब राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि ये संयुक्त बैठक बुला सकता है, दोनों की क्या बुला सकता है? ये संयुक्त बैठक बुला सकता है। किसके पास अधिकार है? ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। अब यहाँ पे अगर इनमें लड़ाई हो गई और उसके बाद लोकसभा का विघटन हो जाए या कोई विधेयक पारित नहीं हुआ, उसके बाद लोकसभा का विघटन हो जाए, कोई विधेयक पारित नहीं हुआ उसके बाद लोकसभा हो जाए। आवाज आ रही है? शायद आवाज डिसबैलेंस हो गई थी बीच में, अभी मैं फिर से समझा देता हूँ। ये लाइन कह रही है कि जैसे ये राष्ट्रपति है, ठीक है, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। अब राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो जॉइंट मीटिंग यानी कि संयुक्त बैठक बुला सकता है। कोई भी विधेयक है, मान लो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में जॉइंट मीटिंग बुलाई जाएगी। लेकिन ऐसा होने पर, यानी कि लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, अब राष्ट्रपति बुलाएगा जॉइंट मीटिंग। अब जॉइंट मीटिंग बुलाने से पहले ही अगर लोकसभा का विघटन हो गया, ख़त्म हो गई, लोकसभा भंग हो गई, तो वो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन और जब विधेयक समाप्त हो जाएगा तो जो जॉइंट मीटिंग है वो भी नहीं होगी। ठीक है, जॉइंट मीटिंग ये नहीं होगी यहाँ पे। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने सूचना दे दी कि भाई जॉइंट मीटिंग इस तारीख को है और उसके बाद लोकसभा का विघटन होता है, तो फिर जॉइंट मीटिंग होगी, ये कह रहा है ये आर्टिकल। ठीक है, तो सूचना देने के बाद अगर लोकसभा का विघटन हो जाए सूचना के बाद, तो जॉइंट मीटिंग फिर होगी, और आर्टिकल 108 के क्लॉज 5 में ये बात लिखी है।
जब राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक की सूचना जारी कर दी गई हो तब कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही नहीं करेगा। यानी कि जब राष्ट्रपति कह दे कि संयुक्त बैठक होगी तो जो बिल उस पर कोई सदन कुछ कार्रवाई नहीं करेगा आगे, फिर बाद में संयुक्त बैठक के बाद ही कार्रवाई होगी। 118 का क्लॉज 4 ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा केवल साधारण वित्त विधेयक के लिए। तो ध्यान रखना, ये बात मैंने तुम्हें लिखवा दी है आज भी। अब तक संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई जा चुकी है? आपको भी 3 बार, 61 में, 78 में, 2002 में। दहेज निषेध के लिए और बैंकिंग सेवा के लिए, आतंकवाद निरोध के लिए। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि 1961 में जब पहली बार ज्वाइंट मीटिंग हुई थी तो पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और 78 में मोरारजी देसाई। अटल बिहारी वाजपेयी थे 2002 में। आपका ये काम है, इसने तो बता दिया पीएम। अब आपको बताना है कि राष्ट्रपति जब कौन थे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति तो बुलाता है ज्वाइंट मीटिंग। तो राष्ट्रपति बताओ 1961 में, 78 में और 2002 में। ठीक है, कमेंट में बताओ। कह रहा है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुपस्थिति के क्रम में। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा। ये भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ये भी नहीं है तो सदन द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब ये लास्ट पॉइंट है, इसको देख लो। कह रहा है उपराष्ट्रपति या सभापति एक ही हैं दोनों। राज्यसभा का सभापति या भारत का उपराष्ट्रपति दोनों एक ही हैं। अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है।